ये केस स्टडी काफी सिंपल है जो उन्होंने दी है फरवरी मार्च 2025 में। लेट्स सी। अच्छा जी, फ्रैंक ग्रोस फ्रूट इंक्लूडिंग ऑरेंजेस ऑन हिज फार्म इन कंट्री जे, जिससे हमें पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर का बिजनेस है, राइट। ही सेल्स हिज फ्रूट एट अ मार्केट in a local city 1 day a week. Frank is a sole trader and operates in primary and tertiary sector. He set up FF using all his redundancy money from a previous job with a large company. Frank's business objective is to increase 10% by the end of 2026. He also has a target profitability of 25% by the same date. He uses the data from break-even analysis to make business decisions. Sales is 5650 units. 1350 allocation cost है, total variable cost is 2825, while selling price per orange is 0.80. Frank has two main competitors: National Supermarket with stores locally and the shop in the local city selling fruit. Frank business is very successful as the fruit he sells is fresher than products sold by his competitors. This is Frank's USP. His fruit is sold only a few hours after it is picked. However, the fruit sold by Frank competitor is grown 100 kilometers away. Customers also enjoy the range of fruit sold by Frank as it varies throughout the year. Frank currently uses competitive pricing but is thinking of introducing price skimming in future. First of all, they are asking you identify one method of measuring the business size. So we can simply write number of employees लिख दें आप simply, ठीक है, number of employees. वन मार्कर है कोई, हमें इसमें सेल्स भी लिख सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हो, प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन सबके अलग अलग होते हैं और यूजुअली प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बिजनेसेस शेयर भी नहीं करते ना. एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर आपको पता है इट्स अगेन वेरी सिंपल, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन हो रही हो या सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो. अगेन आप इसमें फ्रूट फार्म इसी के, ये जो ऊपर साहब है क्या नाम था इनका, फ्रैंक, फ्रैंक के फूड फार्म से ही इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक डेवलप आंसर बन जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील. अच्छा, अब देखें जो इसकी कैलकुलेशन है दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग. अगर आप में से किसी ने इस पेपर को सॉल्व किया है तो माइट हैव डन, अगर नहीं किया तो देख लीजिए. रेफर टू टेबल 2 1.1. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट फ्रैंक नीड टू सेल द ब्रेक इवन. यानी कि उसको ब्रेक इवन निकालना है. सबसे पहले हमें पता है कि जी ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बेटा जनरल एप्लीकेशन होती, केस से लिंक नहीं करना. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है 0.8, इट्स योर सेलिंग प्राइस, ठीक है. नाउ व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट हियर. रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट तो इसमें मुझे दी हुई $2825 वो तो नहीं है. मुझे यहाँ पे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड इट. यहाँ पे आप इस तरह के इस क्वेश्चन में इस तरह की कैलकुलेशन में यू विल स्टक, ठीक है. बट बहुत इजी है, आप थोड़ा सा इसको सिंपली देखेंगे. देखो सेल्स ऊपर दी हुई है, यस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिए हुए 5650 और ये उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. तो हम 2825 जो कि टोटल कॉस्ट है उसको हम 5650 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 0.5. यानी कि 0.5 इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये 0.5 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. एंड जब आप ये एसपी माइनस बीसी करेंगे तो 0.8 माइनस 0.5 यू विल गेट 0.3.
0.3 which is your contribution. ठीक है बेटा, अंडरस्टूड कि कंट्रीब्यूशन कैसे आया? अभी कंट्रीब्यूशन मुझे पता चली है, अब मुझे ब्रेक इवन निकालनी है। तो ब्रेक इवन अभी आप लोगों ने बताया कि जी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 1350 और कंट्रीब्यूशन है 0.3। तो आई गेस आंसर वुड बी, कितना आ रहा है आंसर बताइए जी? 4500। यस, 4500। तो 4500 मेरे पास आंसर आ गया इसका सिंपल। और ये एक ऐसा कैलकुलेशन था जिसमें बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं और गलती करते हैं, राइट? नाउ एक्सप्लेन वन लिमिटेशन टू फॉर फ्रैंक ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। हाँ बिल्कुल, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, यानी कि अजम्पशन है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उसके, वो सब के सब दे विल बी सोल्ड। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि रियल में ऐसा नहीं होगा, ऑल ऑरेंजेस। ठीक है, तो कुछ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर हम ब्रेक इवन की बात करें तो ब्रेक इवन उसको कंसिडर नहीं करता, राइट? ब्रेक इवन डज नॉट कंसिडर एंडिंग इन्वेंट्री एट ऑल। वो कहता है नहीं भाई, सब जो आपने सेल पे लगाया है, जो अवेलेबल फॉर सेल है, वो बिकी जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं हम एनालिसिस, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू प्लैंग ऑफ ऑपरेटिंग एज अ सेल ट्रेडर। बहुत सिंपल। सबसे पहला आइडिया इम्प्लीमेंटेशन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, बेसिक चीज है। आइडिया इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास डिसीजन मेकिंग आ गया, कंट्रोल आ गया, यानी कि जो मेरा आइडिया है मैं इन्वेस्ट, जो भी इसका फ्रैंक का आइडिया है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। कंट्रोल है उसके पास। फिर ऑब्वियस सी बात है, नो प्रॉफिट शेयरिंग है, तो उसको किसी के साथ किसी किस्म का जो है वो प्रॉफिट शेयर नहीं करना, जो भी प्रॉफिट्स हैं वो खुद इंजॉय करेगा। इवेल्युएट वेदर फ्रैंक शुड इंट्रोड्यूस प्राइस स्कीमिंग। अब देखें, अगर हम प्राइस स्कीमिंग क्या होती है पहले डिफाइन करेंगे। हायर प्राइसेस फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जब से ही आप उसकी प्राइसेस क्या रख रहे हो, ज्यादा रख रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करें? ये तो हो गया जी, स्कीमिंग को डिफाइन कर दिया। नाउ अगर हम इसकी फेवर में बात करते हैं, ये स्कीमिंग करनी चाहिए उसको, तो देखें इसके पास एक प्रोडक्ट में यूएसपी है जो कि फ्रेशनेस है। सेकंड, इसके पास जो यूएसपी है वो है इसकी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। थर्ड, इसकी जो ब्रांड रिकग्निशन है वो भी ज्यादा है। ठीक ठीक है, तो उस ब्रांड रिकग्निशन को वो यूज कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग में, क्योंकि कस्टमर वुड हैव एन आइडिया, सॉरी, कस्टमर वुड हैव अ बिलीव कि यार इनके पुराने प्रोडक्ट्स अच्छे थे तो इनका नया प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, तो उस प्रोडक्ट के लिए दे विल बी विलिंग टू पे हायर प्राइसेस। ओके बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट। अब अगर इसके मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करूं, तो स्कीमिंग का काउंटर आर्ग्यूमेंट एज पर दिस केस क्या होगा? नहीं बेटा, लो प्राइसेस वाली प्राइस पेनिट्रेशन होती है। एक तो काउंटर एग्रीमेंट हो सकता है लो सेल्स, कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, केस में क्लियरली ये मेंशन हुआ है कि दिस इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट, इसीलिए तो उसने कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग रखी हुई है। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में हो सकता है कि जी प्राइस स्कीमिंग जो है वो उतना ज्यादा अपील ना करे लोगों को, राइट? दूसरा फ्रूट है,
ठीक है, इसके प्रोडक्ट फ्रेश जरूर होंगे, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, सेम होगा, राइट। फ्रेशनेस के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट फ्रूट में नहीं है जो जिसके लिए लोग ज्यादा पे करें। ठीक है, तो अगर कल को आपके कॉम्पिटिटर ने भी फ्रेश फ्रूट बेचना शुरू कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पे भी तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, राइट। ठीक है बेटा, नाउ मूविंग। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। चलिए जी, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट केस। जी हसन बेटा, कुछ पूछ रहे हैं आप? ब्रेक इवन का समझ नहीं आता सर, वो ब्रेक इवन वाला समझा देंगे आप? क्या समझ नहीं आता? ब्रेक एक्सप्लेन वन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। बेटा ब्रेक इवन की देखें कितना क्लियर लिखा हुआ है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ब्रेक इवन कहता है आप जितने प्रोडक्ट बनाओगे या जितने प्रोडक्ट लेकर आओगे सब बिक जाएंगे। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता। प्रोडक्ट बच जाता है अक्सर। तो जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको ये कंसिडर ही नहीं करता ब्रेक इवन। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप इवेलुएट कर सकते हैं कि भाई वो स्कीमिंग की जगह देखो बेटा, केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग ही यूज कर रहा है। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि ये नहीं लिखना कि वो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग यूज करे इसकी जगह। आप बोलोगे वो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग को कंटिन्यू करे। अच्छा सर, ये इवेल्युएट है, इसमें आप दो राय बता रहे हैं, तो इसमें एंडिंग अप क्रॉस मतलब उसके ऑल्टरनेटिव में जाएंगे या फिर एंडिंग मतलब इवैल्यूएशन कौन सी करेंगे इसमें? बेटा ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे इसलिए कि वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो प्राइस स्कीमिंग करता नहीं है। वो कह रहा है कि प्राइस स्कीमिंग के बारे में वो सोच रहा है। इसमें तो आप यही लिखोगे, देखो इस तरह के केस में तो आप यही लिखोगे। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग की जगह उसको कोई और प्राइसेस दे दो, क्योंकि देखो यहाँ पे अदर देन कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग सिर्फ प्राइस पेनिट्रेशन यूज हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि जब उसका प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश है तो फिर वो अब पेनिट्रेशन भी समवट आपके पास क्या होती है? पेनिट्रेशन समवट कॉम्पिटेटिव ही होती है ना, कि आप भाई मार्केट में प्राइस कम रखेंगे ताकि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेगा और आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। वो देखेगा कि भाई किसका प्रोडक्ट सस्ता है, वो उसका प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग पे ही रहेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदा है। ज्यादा जो है ना वो उसमें आपको एप्लीकेशन के मार्क्स भी वहां से मिल जाएंगे आपको, राइट बेटा। मतलब इवैल्यूएशन में प्राइस स्कीमिंग के डिसएडवांटेज या एडवांटेज लिख देंगे अगर हम एग्री डिसएग्री करेंगे। जी जी जी, वो लिख के, वो मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे लिखे हुए ना प्राइस स्कीमिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सर ठीक अदर है ना। फैक्टर्स लिखेंगे फिर? अदर फैक्टर में ये लिखो ना बेटा, ये जो काउंटर दिया हुआ है, देखो ये वाला काउंटर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके सर। आप काउंटर दो ना कि अगर वो प्राइस स्कीमिंग पे जाता है। देखो ये नहीं लिखना प्राइस स्कीमिंग पे जाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई सबको पता है ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं देते। इवैल्यूएट करना ना, एक कोई ऐसा पॉइंट बताएं जो उसको ना पता हो भाई। ये तो सर सबको कोई और प्राइसिंग जी। मेथड नहीं बताएंगे इसके अंदर? बेटा इसमें केस में लिखा हुआ है कि वो अभी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग यूज करता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रैंक करंटली यूजेस कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग बट इज थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्राइस स्कीमिंग। तो आप ये स्टेटमेंट अगर देते हो कि भाई स्कीमिंग तो इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है तो ही शुड कंटिन्यू विद कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। अब देखो एक बात समझो यहाँ पर, ये छोटी छोटी गलतियां हमें जो है ना हमारे मार्क्स लेके जाती है। अब अगर इसमें किसी ने लिखा ना कि फ्रैंक शुड इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, उसका आंसर गया, इवैल्यूएट एप्लीकेशन के मार्क्स लूज। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि फ्रैंक तो ऑलरेडी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग यूज करता है, तो इंट्रोड्यूस क्यों करवाएगा? वो तो ऑलरेडी यही यूज कर रहा है ना। जस्ट आपने उसको ये बताना है कि भाई वो कंटिन्यू करे इसको या इसकी जगह स्कीमिंग पे चला जाए, राइट। सर अगर वैल्यूएशन हम क्या होगी एग्री इसकी करेंगे फिर? तो हम बोल देंगे कि एक कॉम्पिटिटिव ही करे और फिर प्राइस स्कीमिंग का एक डिसएडवांटेज बता देंगे जो हम लोग हाँ, पढ़े। कॉम्पिटेटिव को कंटिन्यू करे। अब तुम बोलोगे नहीं कॉम्पिटेटिव इंट्रोड्यूस करे, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो इंट्रोड्यूसिंग तो आपसे पूछ ही नहीं रहा वो, राइट। ओके सर। ये छोटी छोटी जो अटेंशन, इसको हम कहते हैं अटेंशन टू डिटेल। केस स्टडी करते हुए अटेंशन टू डिटेल्स पे बहुत ख्याल रखना है, वरना इट विल गिव एन एक्सप्रेशन, या आप कह लो कि आपको मतलब इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर को कि यार आपने केस सही से नहीं पढ़ा, राइट।
सर ये पॉइंट्स आप दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज? कौन से पॉइंट्स बेटा, दोबारा बोलेगा, यही वाला पॉइंट बोल रहे हो? यस सर, आपने कहा ना कि इन अपना डिटेल्स रीड करने पर जो एग्जामिनर पॉइंट चेक करते वो वाले। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इस लास्ट लाइन को पढ़ो। फ्रैंक करंटली यूजेस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बट इज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्राइस स्कीमिंग इन फ्यूचर, राइट? अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर ही शुड इंट्रोड्यूस और नॉट, यही क्वेश्चन है ना। अब अगर आप उसको ये कहते हो कि नहीं जी, उसको प्राइस स्कीमिंग इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए बल्कि कॉम्पिटिटिव करनी चाहिए, तो ये तो उसने नहीं पूछा आपसे। आप उसको बताएंगे कॉम्पिटिटिव कंटिन्यू करनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव ही कर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि देखो, ये छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स जो होती है ना, दिस एक्चुअली गिव द इंप्रेशन कि आपने केस सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। रिलायबल कार रिपेयर्स, RCR. RCR is owned by Faria. फरिया है, फरिया ही पढ़ते हैं, पाकिस्तानी हम फरिया पढ़ते हैं। फरिया एंड हर ब्रदर काय एज अ पार्टनरशिप। अच्छा, ये भी अच्छा हुआ, अभी एक स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन मुझे भेजा था, मैंने आंसर कह दिया, मतलब उसको मैंने वॉइस नोट पे आंसर समझाया, एंड आई थॉट काय इज अ फीमेल, काय इज अ मेल. The business was set up 5 years ago in City B and repairs a wide range of cars. Okay, mechanic हैं ये basically. Freya recently carried out female mechanic. Freya recently carried out some primary market research. The qualitative data from the market research showed that customers like the speed of RCR service, as many repairs were completed within 24 hours. 24 hours में ये गाड़ी फारिग करके ओनर को वापस कर देते। RCR market share has increased annually over the past 5 years. ठीक है जी, 5 years में इनका जो शेयर है वो बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है, समझ आ गई बात। The total sales in the market 2023 was 700,000. Table 2.1 shows RCR data for 2024. 2023 में जो पूरी मार्केट की सेल्स थी वो $7 लाख थी, और 2024 में इनका जो मार्केट शेयर है वो 17% है, और इनकी सेल्स इतनी है। The owners are always looking to improve the performance of the business and have an objective of increasing efficiency. ठीक है जी। Faria and Kai have no experience of repairing cars and so employ 2 mechanics to carry out this work. The mechanics have both been employed by the business since it was set up, यानी कि loyal employees. Kai supervises the mechanics using a democratic management style. The business holds a large quantity of inventory. जी बेटा, you are asking something? अभी कुछ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन को होल्ड कर लें, इसके बाद फिर। द बिजनेस होल्ड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। As different cars needs different components, the business buys components from 2 suppliers, which have both supplied RCR since it was set up. The partners are thinking of introducing just in time, right? Identify one method of primary market research. Questionnaire, interview, सर्वे। सर्वे में दोनों आ गए, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है, फोकस ग्रुप है, सर्वे है, फोकस ग्रुप है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है। एक्सटेंड द टर्म क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, नो 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 नो, क्वालिटेटिव इज नॉट न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव इज नॉन न्यूमेरिकल बेटा, नॉन न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव वो क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल। तो नॉन न्यूमेरिकल के लिए हम एक अच्छा वर्ड, अगर कभी एक लेट सपोज ये क्वेश्चन आ जाता है, तो एक अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा। और देखो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा में मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। हमारी जब रिसर्च की क्लास होती है यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली, तो वहां पे हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई
फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लोगों को बिरयानी खिलाई, ठीक है, 10 लोगों को बिरयानी खिलाई, उसमें से 5 लोगों ने बोला जी बहुत अच्छी थी, 5 लोगों ने बोला अच्छी नहीं थी। तो ये हो गया न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। अब जिन 5 लोगों ने बोला अच्छी नहीं थी उनको हमने कर दिया एक तरफ, जिन्होंने बोला अच्छी थी उनको हमने पूछा भाई कितनी अच्छी थी। नाउ दिस इज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, कितनी अच्छी थी, तो अच्छी की डिग्री नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको दोबारा से न्यूमेरिक में लाने के लिए, क्योंकि रिसर्च में वी कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट डेटा, न्यूमेरिक में लाने के लिए हम एक स्केल बनाते हैं, जैसे कि 1 वेरी बैड, 2 बैड, 3 एवरेज, 4 गुड, 5 वेरी गुड। तो फिर वो कितनी अच्छी को इस तरह से ग्रेड कर देते हैं, एंड देन वी पुट दिस डेटा इनटू द रिसर्च, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है विच इज अ नॉन न्यूमेरिक डेटा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा, एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो आप इसमें लाइकनेस, डिसलाइकनेस, ये इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, रेफर टू टेबल 2.1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द मार्केट ग्रोथ फॉर कार रिपेयर्स इन सिटी बी बिटवीन 2023 एंड 24। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था अभी। देखिए, अब इसमें डेटा बड़ा लिमिटेड दिया हुआ है, बहुत अजीब सा डेटा है। 2023 की सेल्स पता है, 24 की सेल्स नहीं पता। तो जब मुझे 24 की सेल्स ही नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा? 24 की सेल्स तो मुझे पता ही नहीं इन्होंने, डिफरेंस निकालूंगा तो बताऊंगा कि मार्केट ने कितना ग्रो किया। मार्केट में बताई भी तो है 70,000। वो तो बेटा 2023 की है ना, 24 की का है। हाँ सर, 24 की तो नहीं थी भी, अब क्या करें भाई? ये ऐसा कर सकते हैं कि ये 17% है, 1 2 3 इसका 100% निकाल लेंगे। ऐसा कर सकते नहीं है, ऐसा ही करना है, राइट, ऐसा ही करना है। 2024 की जो से टोटल हमारे पास सेल्स होगी उसका 17% ये है, तो परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो भाई, यहाँ पे एक्स आ गया होगा, यहाँ पे 123,165 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 17। इस फॉर्मूले में एक्स फाइंड करना है आपने, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, 7 क्लास में पढ़ाई जाती है वाली मैथ्स, ठीक है जी। परसेंटेज के फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना है, तो सिंपली इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी, क्या आंसर आ रहा है? 724,500। मुझे कंफर्म करें यही आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मेरे पास 2024 की सेल्स आ गई और मुझे 2023 की सेल्स भी पता है। अब मैं परसेंटेज वाले चेंज वाले फॉर्मूले में लगा दूंगा, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, यानी कि एनबी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू मेरे पास है 724,500 और ओल्ड वैल्यू है 700,000, तो 24,500 डिवाइडेड बाय 700,000 विल बी 0.035, यानी कि 3.5%। यही आ रही है बेटा वैल्यू। यस सर। तो 3.5% से मार्केट ग्रो हो गई, ठीक है बेटा, ये मार्केट का ग्रोथ। तो हमें ये सारी वर्किंग दिखानी होगी जो हमने परसेंटेज से पूरी टोटल मार्केट की सेल्स निकाली बेटा है। वर्किंग नहीं दिखाओगे ना तो वो 1 मार्क देगा, क्योंकि फिर वो ये सोचेगा कि तुमने सामने वाले या बराबर वाले या पीछे वाले से पूछ के लिखा है आंसर। नहीं तो हम वो जो हमने रफ वर्किंग की है उसको हटा के सिर्फ फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड वाला सिर्फ वो दिखा के कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलता है कि जी ये फॉर्मूले में लगाओ और ये आंसर है, तो समझ आता? नहीं, तो फिर एग्जामिनर को कैसे आएगा? बट सर मार्किंग स्कीम में तो है कि आंसर लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आंसर लिखने में? हाँ, नहीं, 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं मिलते बेटा, 2 मार्क्स ओके। मिलते, 1 नहीं मिलता, 3 मार्क्स नहीं। तो हमें पूरा दिखाना होगा कि पुरानी सेल्स कितनी थी, फिर देखो देखो, 70% से नहीं हमने इतना निकाली। लंबा बेशक आप ना दिखाएं, लेकिन एटलीस्ट ये तो दिखाए ना कि भाई ओल्ड सेल्स आपकी, ये बेशक आप ना दिखाओ कि आपने ओल्ड सेल्स कैसे कैलकुलेट की, ठीक है ना, हाँ, लेकिन आप ये तो दिखाओ ना कि
कि ओल्ड सेल्स आपकी थी क्या। आप सेल्स तो बताओगे ना उसको। अगर आप उसको सेल्स भी नहीं जी बता रहे हो, डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तो फिर तो थोड़ा सा वो जी 1 मार्क तो काटेगा ना, 2 मार्क्स देगा, फिर वो आपको 3 नहीं देगा। ओके सर ओके। क्योंकि आप खुद देखें ना बेटा, अगर आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रख के सोचो और आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, तो पहला थॉट क्या आता है? किसी से पूछ के लिख दिया, राइट। पहला थॉट तो यही आएगा ना। और जब आप कैलकुलेट कर ही रहे हो, जब कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं लिखना भाई? जब कैलकुलेट कर ही रहे हो तो फिर लिखने में क्या मसला है? एक्सप्लेन वन, उसको एक छोटा सा चांस भी क्यों दे रहे हैं हम एग्जामिनर को मार्क्स काटने का? एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई आरसीआर ऑब्जेक्टिव में चेंज ओवर टाइम, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव पर मार्केट अचीव। ऐसा हुआ है? ऐसा वाकई हुआ है? क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं? एप्लीकेशन कहाँ से दोगे? ये लिख सकते हैं कि मार्केट का साइज चेंज हो गया तो हमारे ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गए। मार्केट ग्रोथ हो गई है तो ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है। वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3.5% से मार्केट चेंज हुई है, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जी मार्केट चेंज हो गई। और अगर आप थर्ड लाइन में देखो तो आपको एक आंसर यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग भी तो हो सकता है, राइट। यस सर। बिकॉज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला यार हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें रिसर्च फाइंडिंग लिख सकते हो। जो मैं रेकमेंड करूंगा, वैसे तो लिख तो सब सकते हो, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आप मांगते हैं तो एक तो हम रिसर्च फाइंडिंग वाला पॉइंट इसमें बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है। दूसरा मार्केट ग्रोथ वाला पॉइंट बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है। और तीसरा जो आपने पहले बताया कि जी प्रीवियस अचीव, हो सकता है कि हमारा जो, इसको अब इसकी एप्लीकेशन कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे कि हो सकता है इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू अचीविंग 17% ऑफ मार्केट शेयर। तो 17% का मार्केट शेयर इन्होंने अचीव कर लिया, नाउ दे आर स्ट्राइविंग फॉर मोर, ठीक है। अच्छा, एनालाइज टू एडवांटेज, 3 मार्कर है, P2 वी कैन गिव। जी बेटा देखो, अगर अब देखो 3 मार्कर, ये आपका जो क्वेश्चन है ना 2 चीजों पे आ रहा है। इसमें आप जर्नल एप्लीकेशन भी दे सकते हो, केस से भी दे सकते हो। इसमें आपको केस से ही देनी है, राइट, क्योंकि ये एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, वो जेनेरिक क्वेश्चन है। अच्छा, एनालाइज टू एडवांटेज टू आरसीआर ऑफ काय यूजिंग अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, ये ऊपर बहुत क्लियरली दिया हुआ है। एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। नहीं, ये एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन है। ये तो ओ लेवल्स वाले बच्चे को मोटिवेशन वाला चैप्टर 9 क्लास में पढ़ाते हैं, उसको भी पता है। आप एएस में भाई, एएस का आंसर दें, केस से लिखें, केस से। The mechanics have both been employed by the business since it was set up. ये क्या है? ये क्या है? पहली एप्लीकेशन, लॉयल्टी। जी लेबर टर्नओवर नहीं है, कस्टमर इनका आज तक शुरू से है, एम्प्लॉय लॉयल्टी। दूसरा, परिया एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? आइडियाज लेते हो अपने एम्प्लॉय से। परिया एंड गाय के पास तो मैकेनिक्स का कोई नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है। बेटा देखे ना, केस में क्लियरली लिखा हुआ है। वो आपसे पूछ रहे हैं डेमोक्रेटिक का फायदा इस कंपनी को क्या है, या फरिया एंड काई को क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप है ना। फरिया एंड काई को क्या है? तो पहला, आइडियाज मिल जाएंगे और आप इसकी एप्लीकेशन दोगे कि भाई न्यू आइडियाज आएंगे, क्योंकि फरिया और काय को नहीं आती कुछ भी, मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको, कार रिपेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो मैकेनिक ही इनको आइडियाज दे सकते हैं। सेकंड, इम्प्लॉई लॉयल्टी के, क्योंकि ये इनका डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, ये उसी की वजह से ये देखें कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से अब तक इनके साथ हैं और उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से
इनका लेबर टर्नओवर बहुत कम है, और लेबर टर्नओवर कम होने की वजह से इनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बहुत कम है। जी बेटा। सर ये भी लिख सकते हैं ना कि इनको ये फायदा होगा कि जो मार्केट ग्रोथ हुई है तो उससे लेबर ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, हमें आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम अपनी सेल्स कैसे हाँ वही ना, बढ़ाएं। आइडियाज में तुम चाहो तो मार्केट ग्रोथ डाल सकते हो कि भाई, आइडियाज में तुम ये भी इस तरह से भी घुमा सकते हो कि भाई मार्केट ग्रोथ हुई है तो उनको न्यू आइडियाज चाहिए होंगे, तो वो जो उनके मैकेनिक्स हैं वो उनको अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। राइट, बिल्कुल इस तरह लिख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा जी, इवेल्युएट वेदर आरसीआर शुड इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आपको पता है क्या होता है, पहले आप जेआईटी को समझाएंगे। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच होती है, ठीक है, ये मैनेजमेंट अप्रोच होती है। अब क्या करें भाई, जेआईटी पे आ जाएं या नहीं आ जाएं? बेटा देखें, पेपर 2 के अंदर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप सी और डी का आंसर जनरल दे दो, हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे नो है, अगर आप केस सही से पढ़ेंगे तो नो है। एक तो 24 आवर्स डिलीवरी वाला, डिलीवरी इन 24 आवर्स, तो ये नहीं हो सकती। ये तो हम ठीक इवेल्युएशन है। में लिखेंगे ना। हाँ ये नहीं, आप पहले अगर नो बोल दें, अगर ये साहब, चलो चलो पहले ये इसकी बात कर लेते, ठीक है, हम नो को सपोर्ट करेंगे। वैसे अगर हम यस की बात करें तो इनकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो बच जाएगी। ठीक है। अच्छा, इनको जो है वो और क्या होगा फायदा, इनकी जो है वो इन्वेंट्री की डैमेज होने का खतरा कम होगा। ठीक है। नहीं आप देखें, नहीं बेटा वहां लिखा हुआ है ना। अच्छा अब देखो एक पॉइंट, मैं केस से बेनिफिट भी उठाऊंगा। तुम बोलो नहीं केस में एप्लीकेशन सर ने बोल दी तो अब ना ही करना है, मैं केस से हाँ भी बोल सकता हूँ। केस से हाँ कैसे बोल सकते हैं, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स टू चेंजिंग डिमांड विल बी इजी। ठीक है। सडनली एक खास किस्म की गाड़ी आ रही थी, अब वो नहीं आ रही, तो अब जैसे आपको पता है रोजाना नई गाड़ियां आ रही हैं, तो नई गाड़ी आएगी तो आप नई गाड़ी के पार्ट्स ले आओगे, पुरानी गाड़ियां उसके पार्ट्स अब आपके पास नहीं होंगे। राइट, तो ये भी बेनिफिट आप लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम क्योंकि हम नो की तरफ हमारा इंटेंशन था, तो हम देख लेते हैं कि जी एक तो 24 आवर्स टाइम फॉर रिपेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जेआईटी अगर आप रखोगे तो। दूसरा ये हो सकता है बेटा कि क्वालिटी इशू हो जाएगा। अच्छा, सम रेयर पार्ट्स, कुछ रेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे जब आपके पास कस्टमर खड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और भी पॉइंट जेआईटी के फेवर में मैं लिख सकता हूँ। जेआईटी के लिए एक बहुत जरूरी होता है कि सप्लायर से आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों। वो भी केस में लिखा हुआ है कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सप्लायर्स जो हैं वो शुरू से वही सप्लायर्स हैं, इसका मतलब है कि सप्लायर्स से भी ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जेआईटी के फेवर में भी एप्लीकेशन केस में मौजूद है और जेआईटी के डिसफेवर में भी एप्लीकेशन केस में मौजूद है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरफ जाना चाहें। जी सर जी। 12 मार्कर का पैटर्न बता देंगे आप? बेटा पैटर्न बड़ा सिंपल है, आप पहले जेआईटी को समझाएं, एक पॉइंट लिखें आप जेआईटी की फेवर में, फिर उसका काउंटर लिख दें, फिर एक पॉइंट लिखें उसकी फेवर में, उसका काउंटर लिख दें, फिर आप कंक्लूजन लिख दें, सिंपल। ठीक है। 5 पैराग्राफ इन टोटल। 4 पैराग्राफ हुए ना। डेफिनेशन, 1 पॉइंट एंड इट्स काउंटर, सेकंड पॉइंट एंड इट्स काउंटर एंड कंक्लूजन। राइट। सर कंक्लूजन के अंदर किसी चीज की साइड लेनी जरूरी है? जाहिर सी बात है, रास्ते में थोड़ी छोड़ना है। नहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ डिपेंडिंग के इनकी जो है सिचुएशन किस तरफ है। बेटा फिर उसके लिए ना आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
थोड़ी सी है सर। नहीं है ना, वही तो मसला है ना, हम अंग्रेजी में घपला मारते थे ना फिर। उसके लिए हमारी अंग्रेजी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए कि हम उसको उस बात पे घुमा सकें कि भाई वैसे तो, जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन आंसर भी शेयर किया था ग्रुप पे आप लोगों से, जिसमें प्राइस इंपॉर्टेंट है या प्रमोशन इंपॉर्टेंट है की बात हुई थी। तो मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है, आप अगर उस आंसर देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है कि भाई प्राइस जो है, प्रमोशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस कंपनी के लिए। और प्राइस भी बहुत, लेकिन मसला ये है कि प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपनी को चाहिए कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लाए जिसमें वो प्राइस और प्रमोशन को इक्वल वेटेज दे, इक्वल इंपॉर्टेंस। इस तरह की बात कर लें। ये तो बेटा फरवरी मार्च 2025 का पेपर, ठीक है। तो अगर आप अंग्रेजी आपकी इतनी अच्छी से आप लिख सकते हो, वो मेरे ख्याल से तो 2023 का मई जून का पेपर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और वेरिएंट 2 है, सॉरी वेरिएंट 1 है। मैं दोबारा से वो आपसे आंसर शेयर कर देता हूँ, वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। तो उस पे जो है, चले मैं आपको एक सेकंड रुके ना, मैं आपको यहाँ पे, आई थिंक आई हैव दिस माय डिवाइस। अगर आप एक सेकंड रुकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा ये चीज को समझना। ये देखें बेटा, दिस इज अ सोल्यूशन। ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये बेसिकली है फॉर केस 1 960921 मई जून 23, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं, आप कंक्लूजन का आपको इशू है ना, आप देखें, while both price and place sorry while both price and promotion are essential components of the marketing mix, their relative importance depends on GR's target market and competitive landscape. If GR finds its customer to be price sensitive, then pricing strategy may be the dominant factor. However, if brand positioning and customer engagement drives its business success more than promotion, could be more success more, then promotion could be more influential in attracting and retaining subscribers. Ultimately, GR must adopt a balanced approach, integrating both pricing and promotion strategies to maximize market impact and long-term success. ठीक है बेटा, अब आइडिया हुआ किस तरह से कंक्लूजन देनी है। जी सर। ठीक है, अगर इतनी अंग्रेजी आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो, देखो आती भी है कई मरतबा, लेकिन वो पेपर की एंजाइटी होती है ना, तो आप लोग गलती कर जाते हो उसमें। इट्स नॉर्मल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी प्रीटी मच नॉर्मल। अच्छा बेटा देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन देखो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आप बात कर रहे हो, हम वापस अपने केस पे जाते हैं जो अभी हमने किया ना, मैं उसी केस में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझा देता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी हमने केस किया ऊपर वाला जिसमें हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, ब्रेक इवन था, सॉरी। देखिए बेटा, यहाँ पे ब्रेक इवन आपने निकाला 4500 यूनिट्स का, और हमारी जो एक्चुअल सेल्स थी वो 5650 है। तो 5650 मेरी एक्चुअल सेल्स है, 4500 मेरी ब्रेक इवन सेल्स है, पीछे बचे जी 1150, ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ओके, राइट। यानी कि ब्रेक इवन से कितना डिफरेंस है एक्चुअल सेल्स का। फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, कोशिश करें ना लिखें, लिख सकते हैं, कोशिश करें कि ना लिखें। अच्छा बेटा, आपने कहा कि लीड चेन ऑफ एनालिसिस, देखो चेन ऑफ एनालिसिस ये होती है कि एक इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट। तो अगर आप बता रहे हो कि भाई वो, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल है, आपने कहा कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल है, मार्केट ग्रोथ आ रही है, उसमें न्यू आइडियाज चाहिए, तो मैकेनिक्स उनको न्यू आइडियाज देंगे जिससे वो मार्केट में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएंगे न्यू ग्रोथ। तो ये आपके पास एक एक फायदा बताया, उस फायदे का फायदा बताया, उसको हम चेंज कहते हैं, ठीक है बेटा। मोस्टली कौन से टॉपिक से आ सकता है, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन फिर भी जैसे कि
बिल्कुल मैंने P1 से पहले एंड में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था जी HRM और फाइनेंस देख लो, तो वो आ गया था उसमें से। बट फिर भी हम एक बात कर लेते हैं कि जी ऐसा होता नहीं है कि हमेशा बात सही हो जाए, लेकिन फिर भी मार्केटिंग और ब्रेक इवन और बजटिंग, मार्केटिंग ब्रेक इवन और बजटिंग, इसको देख लो, इससे आने के चांसेस ज्यादा हैं। एक और एग्जांपल बेटा मैं आपको ये देता हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बात बहुत मजे से समझ में आ जाएगी। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयड आदमी को पैसा दिया, अनएम्प्लॉयड आदमी के पास जब पैसा आया तो उसने जाके डिमांड की तो ओवरऑल डिमांड बढ़ी, ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, उसको प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसको लेबर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। एक इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट, इसको हम बेसिकली चेन कहते हैं। ओके, मल्टीप्लायर सर इफेक्ट जो एक्चुअली मोटिवेशन होता है इकोनॉमिक्स में, दैट इज मोटिवेशन चेन जरूरी है। इम्पैक्ट, राइट? सर मोटिवेशन जो है इम्पोर्टेंट, जी बेटा। मोटिवेशन थ्योरीज और ये जो यार मोटिवेशन सब मोटिवेशन है। एक बार पढ़ लो, मतलब एक कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है थ्योरीज की, एक बार थ्योरीज को पढ़ के चले जाओ तो इंशाल्लाह हो जाएगा, रट्टा ओके, लगाने की बाकी जरूरत नहीं। मेन तो आपने वो बताया ना, क्या कहते हैं, बजट, ब्रेक मेन इवन तो और ऐसे मार्केट। लगता है इसमें, देखो कोई नहीं है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग, उसमें से भी स्पेशली जो पोर्टफोलियो एनालिसिस और प्राइसिंग, और आपके पास ब्रेक इवन और बजटिंग, ओके मार्केटिंग बेटा, मार्केटिंग। ठीक है जी बेटा, बोले। सर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस समझा देंगे, लाइक वो बेटा मार्केट। पोर्टफोलियो एनालिसिस में दो चीजें हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और वो बॉस्टन मैट्रिक्स। बस एक बार उसको देख लो, तो बस उसको आपने सिर्फ, अगर कोई प्रोडक्ट दिया हुआ बताएंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते हो, उसकी प्राइसिंग वगैरह, और इसी तरह बॉस्टन में वो जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा उसको उसी के हिसाब से डील करते हो। यही फायदा होता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का, कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट को मैं उसके हिसाब से डील करूँ। ठीक है। सर और बोस्टन मैट्रिक्स पे हम कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर आ गया तो? किस पे? बोस्टन मैट्रिक्स पे। बेटा बोस्टन मैट्रिक्स पे डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकता। वो ये हो सकता है कि बोस्टन आपको दिया हुआ है, फिर वो बोलें कि भाई इसके लिए वो ये वाली स्ट्रैटेजी, एक प्रोडक्ट है उसका बोस्टन मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर वो उस प्रोडक्ट के हवाले से आपसे पूछते हैं कि जी इसकी हम कौन सी स्ट्रैटेजी पे जा रहे हैं, बस। हाँ, मतलब पोर्टफोलियो वो बढ़ाएं, आप दवाओं बिल्कुल दे बढ़ाएं। देंगे या नए प्लानिंग products, स्टेज वाला प्रोडक्ट दे देंगे। आप जब नए प्रोडक्ट्स लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्रांड इमेज बढ़ेगा, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, आप मजीद सेगमेंट्स को टारगेट कर सकेंगे, वो तो अच्छी चीज है। बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था और इस साल कौन सा क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा कोई हमारे पास एल्गोरिथम बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम पेपर उठा के दे देते हैं, ऑलमोस्ट सेम है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट बोस्टन मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बेटा ये भी कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है कि P1 में आ गया तो P2 में नहीं आएगा, ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है। ऑलवेज एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सर इस बार ऑलवेज का आपको एक्सपेक्ट P1 अनएक्सपेक्टेड। तो पता होगा, तो क्या थ्रेशोल्ड लगता है इस बेटा बार हाई होगा? थ्रेशोल्ड देखो, मुझे आइडिया है, मतलब एक अंदाजा है, आइडिया क्या कह रहा हूँ, वो मेरा ख्याल है कुछ 45 पे बनेगा आपका इस पेपर में, 44 45 पे। और P1 का? P1 का बनेगा कुछ 33 34 पे, अच्छा, इस बार थोड़ा कम होगा। इतना ही होता है। ओके ठीक है बेटा, बाकी कोई क्वेश्चन है आप ग्रुप पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरा, मैंने लिंक शेयर किया है, वो जो हमारी P1 वाली क्लास थी उसका एक पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड की है, उसको फॉरवर्ड कर करके देख लो, जो भी उसमें जो टॉपिक आपको देखना है, पूरा कोर्स है उसमें, तो आपको जो भी टॉपिक हो उसको फॉरवर्ड करके उस टॉपिक पे लाओ और उसको देख लो, तो इजीली आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई ट्राई टू, ये रिकॉर्डिंग बेटा मैं अपलोड कर दूंगा बट इट विल टेक एन आवर, क्योंकि ये 1 घंटा लगता है इसको कन्वर्ट होने में, तो ये कन्वर्ट होके जब आ जाएगी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा बिल्कुल, तो आप इसको भी एक बार देख लेना और एक बार वो वाली रिकॉर्डिंग देख लो, तो बाकी फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड
as much as question I would, right? चले जी। जी बेटा A2 पढ़ाता हूँ और A2 की क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह जुलाई से। चले जी, अल्लाह हाफिज हो इंशाल्लाह। गया, अल्लाह हाफिज सर। एज बेटा इंशाल्लाह, गुड लक। ठीक है जी, चले जी, अल्लाह हाफिज। बस अब जो है आप लोग इंशाल्लाह मुझे फीडबैक दीजिएगा पेपर करने के बाद, फिर इंशाल्लाह हम अगस्त में भी फीडबैक लेंगे आपसे। ठीक है जी, चलो अल्लाह हाफिज।